हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। मैं रितिका तिवारी। आज मैं आप लोगों से जो हमारा फिफ्थ पेपर था, सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्पोरेरी इन इंडिया, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट था फैमिली एंड मैरिज इन कंटेम्पोरेरी इंडिया। तो हम लोग जानेंगे कि समकालीन भारत में जाति और समकालीन भारत में परिवार और विवाह क्या है, फैमिली एंड मैरिज। ठीक है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आज हमें पढ़ना क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज मैं आप लोग को परिवार परिवार का मीनिंग क्या है और इसे कितने राइटर ने क्या क्या अपने थॉट्स दिए हैं, इसके विषय में मैं आप लोग को बताऊँगी। फिर परिवार की विशेषताएँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि परिवार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सार्वभौमिकता प्रभाव, दूसरा है हमारा रचनात्मकता प्रभाव और तीसरा है हमारा भावात्मक प्रभाव। ठीक है, और चौथा है हमारा सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। फिर पांचवा है असीमित उत्तरदायित्व। छठा है सामाजिक नियंत्रण। ठीक, तो हम देखते हैं कि पहले मैं आप लोग को मीनिंग एंड डेफिनेशन दूंगी इसका, कि कौन से राइटर ने क्या अपनी थिंकिंग क्या रखी है। ठीक, उसके विषय में मैं बताऊंगी। ठंडी बहुत ज़्यादा है। उसके विषय में बताऊंगी। फिर मैं आप लोगों को परिवार की विशेषताएं बताऊंगी। तो परिवार की निम्नलिखित 6 विशेषताओं के विषय में मैंने पढ़ा है और मुझे पता है। तो मैं बस आप लोग को इधर हेडलाइन दे रही हूँ, बाकी इसके जो भी इसका डिफाइन है मैं उसको करूँगी। ठीक, तो ये 6 विशेषताएं हो गई। पहले हम परिवार, फिर परिवार की विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताएं 6 हैं, 6 के विषय में मैं आप लोग को बताऊंगी। फिर परिवार के प्रकार क्या क्या हैं। तो ठीक है, परिवार के 2 प्रकार हैं, जिसमें हम एकल परिवार और संयुक्त परिवार लेते हैं। तो संयुक्त परिवार आपका निवास स्थान के आधार पर स्थानीय परिवार। ठीक, जिसमें मतलब स्थानीय परिवार क्या है, निवास के साथ स्थानीय परिवार क्या है, तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे पहले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले पितृ स्थानीय परिवार, फिर मातृ स्थानीय परिवार, फिर नव स्थानीय परिवार, फिर उभय स्थानीय परिवार, और उसके बाद है मातुल स्थानीय परिवार। ठीक है, और इसके बाद संपत्ति के आधार पर परिवार को देखेंगे। यहाँ पे हमने निवास के आधार पर देखा और यहाँ पर हम संपत्ति के आधार पर देखेंगे। ठीक, तो निवास के स्थान पर पांच भागों में से डिवाइड किया गया है, पितृ, मातृ, नव, उभय और मातुल। ठीक, तो पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय, इन सब के विषय में आप लोग को पता ही होगा, तो उतना ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पितृ स्थानीय परिवार क्या है, जहाँ पे पिता का ही स्थान हो, मतलब ऐसे ही पितृ स्थानीय, मातृ स्थानीय, नव स्थानीय है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। संपत्ति के आधार पर परिवार। ठीक है, यहाँ पे परिवार को कितने प्रकार में बांटा गया है, एकल और संयुक्त, और निवास के आधार पर 5 भागों में, संपत्ति के आधार पर 3 भागों में। ठीक है, जिसमें पितृ रेखीय परिवार, मातृ रेखीय परिवार और मातुल रेखीय परिवार। ठीक, सत्ता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, पितृ सत्तात्मक परिवार और मातृ सत्तात्मक परिवार। मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन हम जिसको जितना इजी समझते हैं वो उतना ही टफ होता है। ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी में बनाया जाता है और हम इन्हीं सबों में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे संपत्ति के आधार पर अगर पूछ दिया, उसमें पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक का भी दे दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रेखीय और सत्तात्मक और यहाँ पे स्थानीय, इन सबों में। तो इन सबों पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, संपत्ति के आधार पर, सत्ता के आधार पर। ठीक है, और अब है परिवार के स्वरूप। ये 3 हो गया, सत्ता के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और निवास के स्थान पर। अब परिवार के स्वरूप क्या है, तो इसमें जन्म मूलक परिवार की बात की जाती है। ठीक है, और इसमें प्रजनन मूलक परिवार की बात की जाती है। 2 स्वरूप है इसका, और इसके महत्व क्या है इसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगी। और ये आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। के एम कपाड़िया, जिन्होंने मैरिज एंड फैमिली इन कंटेम्परेरी इंडिया का बुक दिया था, और एम एस घुर्रे, जो ऑर्गेनाइजेशन इन फैमिली पे बुक लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिए, क्योंकि ये पूछता भी है क्वेश्चन में। ये मैंने जो लिखा है ना, ये मैक्सिमम मैं आप लोगों से हेडिंग बता रही हूँ। अभी मैं इसको डिफाइन करूँगी नीचे, और मैंने ऐसा इसका वीडियो भी नोट्स पे डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो वीडियो रोक के आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम
यहाँ पे हम सामाजिक मानव शास्त्री को पढ़ेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर कुछ मानव शास्त्री भी हैं जिन्होंने सामाजिक तौर पे इसे अपनी 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 थिंकिंग रखी है, जिसमें प्रथम है इरावती कर्वे, इनके विषय में हम लोग देखेंगे। फिर सेकंड IP देसाई, ठीक। फिर है परिवार में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है, तो और इनकी संरचना में क्या परिवर्तन है। तो इनकी संरचना में परिवर्तन को ये मुरडॉक नामक एक समाजशास्त्री थे, जिन्होंने 250 समाजों पर 250 समाजों को पढ़ा था, 250 समाजों के विषय में इन्होंने जाना था। और उसके बाद इन्होंने डिफाइन किया कि परिवार की संरचना पहले यौनगत, फिर प्रजननात्मक, फिर आर्थिक, फिर शैक्षणिक कार्य, इसे 4 मतलब संरचना में इसके 4 परिवर्तन का इन्होंने उल्लेख किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोगों से, पूछता भी है कि मुरडॉक ने कितने समाजों पर अपना अध्ययन किया था। तो यहाँ पर 250 समाजों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया था, इसे क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। तो एक बार मैं फिर से आप लोग को ये दिखा देती हूँ कि हम फैमिली इन मैरिज का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे इन्होंने लुक मायर ने क्या अपना डेफिनेशन दिया है, और मैकाइवर एवं पेज ने क्या अपने डेफिनेशन दिया है। ऐसे समाजशास्त्री जितनी भी हैं इन सबों के विषय में हम लोग बात कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या क्या है, इनके विषय में हम जानेंगे। परिवार की विशेषताओं को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर परिवार के प्रकार, ये 2 प्रकार हैं, और परिवार के प्रकार 2 हैं, ठीक है। फिर परिवार को मतलब उनका जो स्थान है उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें निवास के आधार पर जो स्थानीय परिवार थे उसे 5 भागों में डिवाइड किया गया, और संपत्ति के आधार पर जो परिवार थे उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, और सत्ता के आधार पर जो परिवार थे उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फिर परिवार के स्वरूप क्या हैं इसके विषय में हम जानेंगे। फिर इनका महत्व क्या है वो देखेंगे। और ये पुस्तक है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर समाजशास्त्र में मानव शास्त्रियों को भी पढ़ेंगे। फिर आधुनिक परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में। फिर परिवार की संरचना में परिवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मुरडॉक, इनके अनुसार पढ़ेंगे। तो इन्होंने 250 समाजों पर वो अध्ययन किया था, जिसमें से उन्होंने 4 स्वरूप दिए थे, मतलब 4 संरचना में इनका परिवर्तन उन्होंने बताया था, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बोला कि मैं आगे इस टॉपिक पे बात करूँगी, बताऊँगी इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं, या फिर अगर मेरे समझाने से समझ आ गया तो फिर बात ही अलग है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, फैमिली एंड मैरिज इन कंटेम्परेरी इंडिया, जिसमें हम परिवार पर बात करेंगे। तो परिवार का जो डेफिनेशन है वो मैकाइवर एवं पेज ने क्या लिखा था। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा था, ये हम लोग BA से ही पढ़ रहे हैं, फैमिली एंड मैरिज, तो क्लियर होगा हम सभी को। मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने बताया कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन लालन पालन की व्यवस्था करता है। इन्होंने यौन संबंध द्वारा परिभाषित किया था ये, ठीक है। फिर हमारे आ गए ये लूसी मेयर, यहाँ पे क्लियर हो गया ना, इन्होंने यौन संबंध द्वारा परिवार को परिभाषित किया था, जिसमें बच्चों का हो गया। और ये लूसी मेयर ने बताया कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, क्लियर। इन्होंने यौन संबंध द्वारा परिभाषित किया था परिवार को, यौन संबंध द्वारा परिवार को परिभाषित किया था, और लूसी मेयर ने एक गृहस्थ समूह बताकर इसे किया था। फिर हम लोग इसे कैसे समझते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी का परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से ली गई है। फैमुलस शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा है, जिसका तात्पर्य होता है माता पिता बच्चे नौकर व दास से निर्मित समूह, ठीक। हम परिवार को जैविक संबंधों पर आधारित सामाजिक समूह के रूप में भी परिभाषित करते हैं, जिससे माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, तथा जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक, यौन संतुष्टि, प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षण के कार्य की सुविधाएं जुटाना होता है। यही परिवार है, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे हो, अगर उनके पास आय है तो वो एक नौकर भी रख सकते हैं। तो ये है। फिर परिवार की विशेषताएं हैं, जिसमें हम सार्वभौमिकता प्रभाव भी ऊपर लिखा था मैंने,
इसमें है कि चाहे समाज आदिम हो या आधुनिक, परिवार हमेशा से रहा है। सही बात है, चाहे वो संयुक्त परिवार हो चाहे एकल परिवार हो, है तो परिवार ही ना। सामाजिक इकाइयों में परिवार सबसे मौलिक एवं छोटी इकाई है, इसीलिए यह सामाजिक विकास के सभी स्तरों में सभी समाजों में पाई गई है, भले ही इसके स्वरूप भिन्न भिन्न हो। परिवार से ही तो सोसाइटी बन रही है, पहले परिवार है, पहले व्यक्ति, ठीक, फिर परिवार, तो परिवार से ही समाज। तो ये था सार्वभौमिकता। फिर रचनात्मक है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है इसका। रचनात्मक का तात्पर्य सामाजिक संतुलन एवं विकास में सहायक। जैसे परिवार के बच्चों पर सदस्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जो हमारे गार्जियन होते हैं, जिस तरह से हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो जिस तरह से वो लोग करते हैं वही चीज़ देखकर बच्चा सीखता है। तो ये कहा गया कि बच्चे ज़्यादातर अनुकरण द्वारा सीखते हैं, देखकर वो सीखते हैं। तो रचनात्मक प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है। कूले ने परिवार को मानव स्वभाव का पोषिका कहा है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे आ सकता है कि कूले ने, ठीक है, मानव स्वभाव का पोषिका कहा है परिवार को। फिर भावात्मक है, इमोशनल बेसिस, जिसमें हम परिवार के सभी सदस्य भावात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, ब्लड के द्वारा तो फैमिली के व्यक्ति जुड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो फैमिली के ब्लड द्वारा भी जुड़े होते हैं, लेकिन एक भावात्मक इमोशन के रूप में भी वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जिसका आधार त्याग एवं वात्सल्य होता है। निस्वार्थ भावनाएं संबंधों को अधिक स्थायित्व एवं दृढ़ता प्रदान करती है। भावात्मक हो गया। फिर है सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। इस पर हम देखेंगे कि सामाजिक संरचना में मूलतः अनेक परिवारों के योग से ही बनता है। इसमें क्या है, केंद्रीय सी। आदिम समाजों में तो कई संगठन जैसे गोत्र, भातृदल, वंश आदि की सदस्यता परिवार के आधार पर होती है। फिर हम यहाँ देखेंगे कि असीमित उत्तरदायित्व क्या है, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, इसमें परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई है, जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। इसीलिए परिवार के सदस्यों की असीमित उत्तरदायित्व होते हैं, जो कि व्यक्ति की अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक पेरेंट्स अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, इसलिए इसे असीमित उत्तरदायित्व के तहत भी बताया गया। फिर है सोशल रेगुलेशन, जिसमें सामाजिक नियंत्रण है। हाँ, तो परिवार जो है, प्रत्येक समाज अपने लिए जीवन के कुछ मूल्यों का विकास करता है, जो व्यक्ति एवं परिवार को नियमित करने का प्रयास करती है। विवाह एवं परिवार से संबंधित प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण बनाए रखने में योग देती है। अब इसके प्रकार क्या हैं, तो यहाँ पे 2 प्रकार बताए थे मैंने, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। तो ये पहले हम जानते हैं इसके प्रकार। समाज में परिवर्तन के साथ इस संस्था को भी अलग अलग प्रकार सामने आए, जिसमें भौगोलिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों ने परिवार को प्रभावित किया था। इसको निम्नतः 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें प्रथम है हमारा एकल परिवार। एकल परिवार में आपको पता ही है, सबको पता है कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, ये हो गया एकल परिवार। ज्वाइंट फैमिली में 2 या 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, जैसे पति पत्नी व उनके विवाहित व अविवाहित पुत्र और उनकी पत्नियां, बहू हो गई, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ये ज्वाइंट फैमिली हो गई। फिर निवास का स्थान पर मैंने बताया था कि 5 भागों में है, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय, उभय स्थानीय, मातुल स्थानीय। निवास के स्थान पर 5 भागों में, संपत्ति के आधार पर 3 भागों में, सत्ता के आधार पर 2 भागों में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद से परिवार के स्वरूप क्या है, इसमें जन्म मूलक परिवार की बात की जाती है और प्रजनन मूलक परिवार की भी बात की जाती है। और अब परिवार और विवाह के महत्व क्या है, जिसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति होती है, पहला हो गया। बच्चों का पालन पोषण अच्छे से होता है, ठीक। तीसरा है संतानोत्पत्ति, और चौथा है शारीरिक रक्षा। फैमिली है तो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक रक्षा भी हो रही है ना। और भोजन का प्रबंध, ठीक। उत्तराधिकारी का निर्धारण, श्रम विभाजन और समाजीकरण कार्य।
इन सबों को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, सबको पता ही होगा इसके बारे में। फिर ये आ गया हमारा के एम कपाड़िया और एम एस घुरे का। ठीक, तो इन लोग का जो बुक है ये चीज़ भी हमने आपको बताया है ऊपर। फिर संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए के एम कपाड़िया कहते हैं कि इस परिवार के सदस्य एक क्षेत्र के नीचे होते हैं, उनकी एक साझी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इसमें 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं। हमने संयुक्त परिवार को बताया। फिर सामाजिक मानवशास्त्री इरावती कर्वे ने अपने काइंडशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में उन्होंने नातेदारी व्यवस्था की बात कही थी और साथ में संयुक्त परिवार का भी विश्लेषण किया था। ये पूछ सकते हैं कि इरावती कर्वे ने किस पर अपना उद्देश्य दिया था, तो नातेदारी व्यवस्था था, साथ में संयुक्त परिवार का भी एनालिसिस उन्होंने किया था। फिर IP देसाई ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि इसमें सम्मिलित संपत्ति होती है जो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ होती है, लेकिन इस परिवार का आधार इन 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ होती है, लेकिन इस परिवार का आधार इन 2 तथ्यों के अतिरिक्त अंत क्रियाओं पर निर्भर करती है। यहाँ पे मैंने शायद 2 बार लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। फिर परिवार में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं, ये हमारे सामने ही हो रहा है, ये लिखा है मैंने, आप लोग देखिए। जिसमें पहला है परिवार के आकार में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जो पहले संयुक्त परिवार रहता था अब एकल परिवार में बंट रहा है। पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन हो गया है, जहाँ पे पत्नियाँ सिर्फ घर का काम करती थी, अब पति और पत्नी मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, साथ में घर संभाल रहे हैं। ठीक, फिर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता का बढ़ावा हुआ है। हाँ, और फिर नातेदारी का महत्व कम होना, जैसे जैसे परिवार जो है वो अलग होता गया है, तो जो नातेदारी का जो महत्व था वो भी कम होता गया है। फिर परिवार में सहयोग की भावना में कमी आना, हाँ, सहयोग की जो भावना है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती गई है। परिवार में कानून हस्तक्षेप बढ़ना, अब वो जो पहले क्या होता था, एक उत्तराधिकारी रहते थे जो घर के सारे डिसीजंस लेते थे, अब वो नहीं है, तो सब अपना अपना अलग अलग प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो ज़्यादातर कुछ गलतियां कर रहे हैं जो अब कानून तक चला जा रहा है। कानून जाके वहाँ पे मतलब परिवार में कानून का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है। फिर है निजीकरण, ये है धाय माँ का, इसके विषय में तो मुझे भी क्लियर नहीं पता है, मैं आप लोग को बताऊंगी इसके बारे में। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर 8वां है निजीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण। परिवार के चलते इन सबों में भी बहुत बदलाव हुआ है, गांव से शहर की तरफ तेज़ी से पलायन हुआ है। एडवांस ट्रांसफ़र कम्युनिकेशंस, आधुनिक परिवहन एवं संचार माध्यम। फिर हेल्थ एजुकेशन, हाउसिंग इन द गवर्नमेंट प्लान, ये सब है। और इनके चेंजेस जो है, मूर्डाक ने 250 समाजों के परिवार का अध्ययन किया, उनके अनुसार परिवार अब भी इन 4 कार्यविधियों से महत्वपूर्ण है, यौनगत, प्रजनात्मक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्य, ये 4 है। तो मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये जो मैंने 5 यूनिट्स बताया था, इसमें आज फैमिली एंड मैरिज जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद का अगला वीडियो मैं आप लोग को कास्ट इन कंटेम्प्रेरी का दूंगी, जिसमें कास्ट इन क्लास पे और कास्ट इन पॉलिटिक्स पे, इन सब के विषय में बताऊंगी। सेकंड वीडियो हमारा, तो हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप लोग भी इस चीज़ को पढ़िए। और हाँ, ये जो हमारा हेडिंग था धाय माँ का, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर मुझे भी पता चलती है तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।